वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी डिस्कस कर लिया था और उसमें मैंने आपको 3 तरीके बताया था और काफी अच्छे से मैंने डिटेल किया था पूरी टॉपिक के बारे में। तो गाइज, आज भी कुछ हम लोग बेसिक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज टेस्ट ऑफ चार्जिंग। ठीक है गाइज, टेस्ट ऑफ चार्जिंग मतलब चार्ज को टेस्ट करना है। ठीक है, कैसे टेस्ट होगी? टेस्ट ऑफ चार्जिंग समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं अभी। गाइज, इतना तो आपको पता है कि प्लस और प्लस के बीच क्या होता है? रिपल्सन। सही है, सिंपल चीज है। माइनस माइनस के बीच भी क्या होता है? रिपल्सन। ये भी बहुत आसान है भाई। और प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन। इतनी चीजें तो आप जान रहे हो गाइस, इतनी चीजें आपको पता है। मतलब प्लस प्लस के बीच, सेम चार्जेस के बीच रिपल्सन एंड अपोजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन। इतनी बातें तो क्लियर है गाइस। चौथी चीज सॉरी, अगर गाइस ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहां पे न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा? सोचो जरा। अगर यहां पे नेगेटिव है और यहां पे न्यूट्रल बॉडी है तो क्या होगा बोलो? और यहां पे न्यूट्रल है और यहां पे भी न्यूट्रल है तो क्या होगा? अब बोलोगे सर ये ऑब्वियस सी बात है कि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, बस इतना ही तो जानते हैं, और प्लस प्लस में रिपल्सन होता है। तो यहां पे शायद कुछ नहीं होना चाहिए या यहां पे भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो गाइज यहां भी अट्रैक्शन होता है, यहां भी अट्रैक्शन होता है, यहां पे कोई फोर्स नहीं एक्ट करता। पहले इन चीजों का आप अच्छे से वाच कीजिए, तब मैं आपको टेस्ट ऑफ चार्जिंग के बारे में बता रहा हूं। तो गाइज, अगर कहीं रिपल्सन लग रहा है, अच्छा समझिए, जहां पे रिपल्सन लग रही है, क्या ये कंफर्म है कि वहां चार्ज ही बॉडी होगी? बोलोगे हाँ सर, वो तो चार्ज में ही होता है। अच्छा, निगेटिव नेगेटिव चार्ज। लेकिन जहां अट्रैक्शन होता है गाइज, क्या अट्रैक्शन थोड़ा डेंजरस है? इसलिए डेंजरस है क्योंकि अगर पॉजिटिव है और निगेटिव है तो अट्रैक्शन, नो डाउट अबाउट दैट, कोई डाउट नहीं है। फिर पॉजिटिव है और न्यूट्रल है गाइज, उसमें भी अट्रैक्शन। तो एक समस्या हो जाएगा ना कि अगर कोई बॉडी, मान लो कि वहां पे कोई बॉडी है, कोई चार्ज है, पता नहीं क्या है, और यहां पे मैंने एक बॉडी को रिलीज किया, समझना अच्छे से, और अट्रैक्ट हो गया, तो क्या गारंटी कि ये चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है? ये तो गारंटी नहीं इस बात का। क्या मेरी बातें समझ रहे हो? मान लो कि तूने वहां पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, समझना अच्छे से, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, और यहां पे मैंने एक बॉडी, जिस बॉडी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, वही तो मैं टेस्ट कर रहा हूं भाई, यहां पे उस बॉडी को मैंने डाल दिया, ठीक है, तो अट्रैक्ट हो गई। अब क्या गारंटी, वो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव भी तो हो सकता है, न्यूट्रल भी तो हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी भी क्या होती है? पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्ट होती है। कमाल की बात है, कैसे होती है सब पे चर्चा करेंगे गाइज, अभी फिलहाल सीधी बात समझते हैं। तो हर न्यूट्रल बॉडी गाइज पॉजिटिव में भी अट्रैक्ट हो जाती है या निगेटिव में भी। आपको याद होगा कंघी वाला केस, ऐसे से करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, उस पर तो पहले से कोई चार्ज नहीं होता है, हमारे इस पे चार्ज आ जाता है, वहां पे टच करते हैं, अट्रैक्ट हो जाता है। तो कागज तो न्यूट्रल था ना गाइज, हाँ ये चार्ज था। कौन सी चार्ज थी प्लास्टिक पर? अभी सीखे हो जस्ट पहले के लेक्चर्स में। कौन सी चार्ज आती है गाइज? निगेटिव चार्ज आती है। तो कहीं ना कहीं इस पे निगेटिव चार्ज आ गई और कागज के टुकड़े पर कोई चार्ज नहीं थी, ऐसे किया, टच, अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, किसी और केस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करेगा। मतलब साफ है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केस में अट्रैक्शन तो होता है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी के केस में। और गाइज पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट में रहे तो वो तो अट्रैक्शन, ये तो दुनिया जानती है इस चीज को। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि हम ये कैसे पता करें, श्योर कैसे हो जाए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये तो पता करना बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग, क्या श्योर टेस्ट चार्जिंग का रिपल्सन है या अट्रैक्शन? तो बोलोगे रिपल्सन। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं कोई इशू नहीं होगा रिपल्सन में, क्योंकि दो चार्जेस के बीच ही होगा। लेकिन जब अट्रैक्शन में होगा तो फंस सकते हो, चार्ज हो भी सकती है ये वाली बॉडी या न्यूट्रल भी हो सकती है, तब तो वहां फंस सके। तो गाइस यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि ऑब्वियसली दिख रहा है रिपल्सन जो हो रही है, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस,
रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। वजह समझ में आ गया गाइज, बहुत ही सिंपल है। अब गाइज सवाल ये उठता है कि वाई अ न्यूट्रल बॉडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ चार्ज बॉडी। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन है वाई न्यूट्रल बॉडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी, चाहे कोई भी बॉडी हो, ऐसा क्यों होता है? ठीक है गाइज, क्यों, क्या वजह है? तो गाइज समझने की कोशिश करना। अब आपके दिमाग में होगा सर इसका क्या वजह है, पॉजिटिव पॉजिटिव का भी तो सर वजह बताओ। ठीक है, तो गाइज इसका वजह हम लोग फील्ड वगैरह से समझेंगे, ठीक है, वो आपको ज़्यादा बाद में चल के फील आएगी। फिलहाल अभी इसकी चर्चा करते हैं। तो पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच क्यों अट्रैक्शन होता है गाइज, समझते हैं। अभी ये फैक्ट हम समझ लेते हैं ना कि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन और प्लस प्लस में रिपल्सन, उस फैक्ट को यूज करते हुए इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई गाइज पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि आपने पढ़ा भी है, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, तो प्लस की वजह से इस साइड में क्या आती है गाइज, माइनस, और इस साइड में क्या आती है, प्लस। तो कहीं ना कहीं माइनस के ज्यादा पास है, प्लस थोड़ा दूर है, तो कहीं ना कहीं इसका जो अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इस वाले का रिपल्सन कम मतलब होगा डेफिनेटली। तो अट्रैक्शन ज्यादा है किसके तुलना में, रिपल्सन के तुलना में। तो फाइनली ये जो न्यूट्रल बॉडी होगी क्या होगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो फाइनली क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? तो क्यों अट्रैक्ट होती है कोई न्यूट्रल बॉडी किसी पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव, ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस, ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस। क्या मेरी बातें क्लियर है? सो क्यों होती है, कॉज क्या है गाइज, कॉज एक लाइन में लिख देंगे, ड्यू टू इंडक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई न्यूट्रल बॉडी क्यों अट्रैक्ट हो जाती है, तो क्या जवाब आप दे पाओगे, इंडक्शन से। गाइज सेम केस मैग्नेट में भी होता है, दो मैग्नेट एक दूसरे को, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, बोलोगे हाँ सर। लेकिन वही अगर मैग्नेट को अगर किसी लोहे के पास रख दे तो लोहे को भी तो अट्रैक्ट कर लेती है, लोहे में कैसे अट्रैक्शन हो गया? तो वहां वही प्रोसेस है। कोई भी मैग्नेट नॉर्थ पोल होती है ना, नॉर्थ पोल के बगल में रखोगे तो उस मैग्नेट के अंदर नॉर्थ के बगल में साउथ पैदा हो जाती है, ठीक है, उस लोहे में, और उस साउथ के बगल में फिर नॉर्थ। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, प्लस माइनस में अट्रैक्शन जबरदस्त, रिपल्सन होता जरूर है थोड़ा कम, जिसके वजह से क्या मेन हो गया, अट्रैक्शन। सो फाइनली क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई। क्या कुछ कुछ क्लियर हो रही है गाइज? मुझे लगता है पूरी चीजें क्लियर हो रही है, इसमें कहीं कोई शक की बात ही नहीं है। तो गाइज ये है आपका टेस्ट ऑफ चार्जिंग का मतलब, समझ पा रहे हो अच्छे से? अब गाइज इसमें एक शानदार सवाल बनता है, बहुत ही शानदार सवाल, किसी को बोलोगे तो थोड़ा सरप्राइज भी हो जाएगा। वो सवाल ये है कि क्या दो सिमिलर चार्ज्ड बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है? मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या टू सिमिलर चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ईच अदर? बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, अभी तो आपने बताया रिपल्सन, और फिर क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या अट्रैक्ट कर सकती है? गाइस वाकई ये सवाल बहुत ही शानदार है, और आंसर इज यस, अट्रैक्ट कर सकती है। तो यही एक बहुत बढ़िया सवाल है कि कब अट्रैक्ट करेगी भाई, तो उस पर अपन चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए गाइस ये पॉइंट लिखते हैं, बहुत ही शानदार पॉइंट है। टू सिमिलरली चार्ज्ड body can attract each other. So this is very important point, unusual point है जो जनरली देखने को मिलता नहीं है बच्चों को। कैसे, समझिए गाइज, अगर एक बॉडी है ना, समझना अच्छे से, अगर एक बॉडी बहुत हेवी चार्ज की हो, मतलब लार्ज चार्ज कह सकते हो, बहुत तगड़ा चार्ज है ये, बहुत तगड़ा, और बगल में भी कोई बॉडी है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज कह सकते हो, वेरी वेरी कर सकते हो, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है, तो काफी इसमें छोटी चार्ज है। तो गाइज होगा क्या, समझने की कोशिश करना। गाइज होगा क्या कि बड़े से बॉडी के वजह से, है ना, इंडक्शन प्रोसेस तो होगी। क्या होगी गाइज, इंडक्शन प्रोसेस होगी। चलो इसके प्लस और प्लस को मैं बता दिया, अब ध्यान से समझना। इंडक्शन प्रोसेस से यहां पे माइनस आएगा,
ठीक है, फिर प्लस भी आएगा, ठीक है गाइज, प्लस प्लस की वजह से रिपल्सन, तो ये वाली प्लस ऐसे भी दूर चली जाएगी, वो तो आपको पता है। तो गाइज इंडक्शन प्रोसेस में ये जो इसके पास इतना ज्यादा चार्ज है, क्योंकि जितनी ज्यादा चार्ज होगी उतना ज्यादा इंड्यूस करवाएगा, फॉर्मूला तो देखे हो, माइनस क्यू इंटू 1/1 माइनस के, तो जितनी इस पे ज्यादा चार्ज होगी उतना ज्यादा इंड्यूस करवाएगा। और गाइज ऐसा इस केस में होता है कि ये जो पॉजिटिव पहले से जो मौजूद है, ठीक है, और ये जो इंड्यूस्ड हुआ ना गाइज, तो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से जो अट्रैक्शन हो सकता है और इस पॉजिटिव और इस पहले से पॉजिटिव के बीच जो रिपल्सन हो सकता था, अब वो ज्यादा हो जाता है रिपल्सन की वजह से। क्या मेरी बातें समझ रहे हो? मतलब जो इंड्यूस्ड जो चार्ज हो गई निगेटिव, वो कहीं ज्यादा है पॉजिटिव और पॉजिटिव के रिपल्सन से, कहीं ज्यादा है, ठीक है। ये पहले से प्लस था, पहले से क्या था, प्लस था, लेकिन वो इतना कम था कि इसमें उसका कोई प्रभाव विशेष पड़ा नहीं, क्योंकि इसके प्रभाव से कई गुना ज्यादा प्रभाव किसका है, इस निगेटिव का है, अट्रैक्शन का है। तो रिपल्सन जरूर हो रहा होगा, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, अट्रैक्शन। सो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा इसके पास, ठीक है। डोमिनेट कौन कर रहा है, अट्रैक्शन। सो आप साफ क्लियर है कि जब एक बॉडी की साइज दूसरे बॉडी से क्या हो, बहुत ही छोटी हो, इनफैक्ट यूं कहें कि जब एक बॉडी की चार्ज दूसरे बॉडी से काफी कम हो, तो ऐसे केस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है। सो आप लिख सकते हो कि व्हेन वन बॉडी इज, ऐसा करते हैं, हेवीली चार्ज्ड एंड अदर इज लाइटली चार्ज्ड, then they can attract each other। है ना कमाल का कंसेप्ट गाइस? और ये चीजें कहाँ से सीखा है हमने? इन्हीं छोटी छोटी चीजों से सीखा है, ठीक है। मैंने न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करती हैं, वो आइडिया हमें समझ में आया, तो उस आइडिया को यूज करते हुए हमने इसको समझाने की कोशिश की। तो क्या गाइज मेरी पूरी बातें क्लियर हो गई? तो गाइज पहले आप इसको कॉपी कीजिए, और अब हम लोग एक डिवाइस पढ़ने वाले हैं जिससे ये पता लगाएंगे कि किस बॉडी पे चार्ज कितनी तो पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट बस उस पे चार्ज है या नहीं है, और है भी तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये हम पता कर पाएंगे उस डिवाइस के हेल्प से। एंड दैट डिवाइस इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। पढ़ेंगे जस्ट गाइज अभी, पहले आप इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। चलिए गाइज, अब हम लोग एक डिवाइस पढ़ते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो आइए हेडिंग लगाते हैं हम लोग। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गाइज ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए और साथ साथ आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले इसके बारे में छोटा सा चीज लिखते हैं, फोटो बनाएंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो सबसे पहली चीज क्या है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई the charge present on an object। ठीक है गाइज, दो चीज, एक तो पता भी लगाते हैं और साथ साथ ये भी आइडेंटिफाई भी करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो गाइज इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग एक लाइन में लिखना चाहेंगे। इट कंसिस्ट्स ऑफ a gold leaf attached to a brass strip suspended with the help of brass rod in a glass jar as shown in figure। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं फोटो बनाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। मैंने बोला कि एक गोल्ड लीफ से बना होता है। गोल्ड लीफ मतलब सोने की एक
पत्ते जैसा ऐसा होता है ना, एक ऐसा कह सकते हो ना, स्ट्रिप होता है जस्ट। तो किससे अटैच्ड होता है वो? तो गाइज एक ब्रास स्ट्रिप से अटैच होता है। इसको थोड़ा समझाऊंगा कि क्या है ब्रास स्ट्रिप। वो भी एक पत्ता जैसा होता है जो कि सस्पेंडेड होता है, लटका हुआ रहता है ब्रास रॉड के हेल्प से गाइज, और ग्लास जार में रखा रहता है। फोटो में बनाऊंगा तो ज्यादा आपको पूरा फील आएगी गाइज। ऐसा होता है। पहले तो यहां पे मैं एक वुडन कोई मटेरियल है, लकड़ी, इंसुलेटिंग मटेरियल कह सकते हो, इसके ऊपर कोई ग्लास जार ऐसे रखा रहता है। ठीक है। इसमें गाइज, इसमें एक इस तरह से, यहां ब्रास कैप कहते हैं इसको, ठीक है, और यहां पे एक पतली सी ऐसे ब्रास रॉड होती है ये, ठीक है। और यहीं पे गाइज समझने की चीज है, यहीं पे एक इस तरह से ये स्ट्रिप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रास स्ट्रिप, जो कि डायरेक्ट इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है, ब्रास स्ट्रिप। और यहां पे गाइज, यहां पे एक इसी टाइप का गोल्ड लीफ होता है, ठीक है, गोल्ड लीफ होता है। और ये मूवेबल होता है, मतलब ये आप इसमें चिपक सकता है बड़े आराम से इसमें चिपक सकता है गाइज, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन होता है, ठीक है। ये लगभग आप इसको सीधा ही ले सकते हो, लगभग, अभी तो ऐसे ही है। तो गाइज इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पूरे आपके गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में, ठीक है। गोल्ड लीफ क्यों बोला गया वो तो समझ में आ रहा है। गोल्ड लीफ इसलिए लिया जाता है गाइज कि काफ़ी हम इसे थिन लेयर बना सकते हैं इसका, तो ये एक फ़ायदे का सौदा है इसके लिए। और कंडक्टिंग के मामले में तो काफ़ी बढ़िया कंडक्टिंग होता है इसलिए भी। और बाकी चीज़ें आपको दिख रही है गाइज, ये भी एक इंसुलेटिंग कॉर्क होती है, ये एक इंसुलेटिंग कॉर्क होती है, चाहे तो मैं यहाँ पे बना दूँ, ठीक है। अब अंदर की बात करोगे कि सर अंदर में हवा भरी होती है कि वैक्यूम होता है, ये कैसे आप पता करोगे? तो गाइज अंदर में हवा भी भरी हो सकती है या अंदर में वैक्यूम भी हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन ले लो तब भी ये काम करता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो मुझे लगता है कि काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस में क्या होता है गाइज। और गाइज ये ऐसा डिवाइस है ना जिसे आप घर पे भी बना सकते हो। अब बोलोगे सर गोल्ड लीफ कहाँ से लाएंगे, तो वो लाने की जरूरत नहीं है गाइज, इससे थोड़ा कम कंडक्टिंग ही ले लेंगे, ठीक है, उतना पतला नहीं तो थोड़ा सा और मोटा ही सही। जैसे एल्युमिनियम का फॉयल होता है ना गाइस, एल्युमिनियम का फॉयल जिसमें हम लोग खाना वाना लपेटते हैं, आपने देखा होगा, तो एल्युमिनियम के फॉयल से भी चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ब्रास का रॉड ना मिले तो आप एक कोई कॉपर वगैरह का भी रॉड लेकर के और आप काम कर सकते हो, काम करता है गाइज। कुछ बच्चों ने ऐसे पास्ट में बनाए भी थे और उन्होंने डेमो के लिए क्लासेस वगैरह में दिखाया भी था, ठीक है। तो कोई बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड अगर लैब में देखा जाए तो इस तरह की सिचुएशंस होती है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो ये तो समझ गया भाई कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अब सवाल है कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो क्या क्या काम करेगा? तो दो काम करेगा ये गाइज। एक तो ये चार्ज को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और साथ साथ उसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, पता लगाएगा कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, और ये भी पता लगा लेगा कि कौन सी चार्ज है, दोनों चीज करेगा ये। तो कैसे डिटेक्ट करता है अपन उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहां पे। कैसे करेगा? बहुत ही सिंपल कहानी है गाइज, मैं पूरा फोटो नहीं बना रहा, मैं सिंपल केवल इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन इस तरह का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो गाइज ऐसा है कि ये जो गोल्ड लीफ है और ये जो ब्रास का जो स्ट्रिप है और यहाँ पे कोई कैप है, ठीक है गाइज। तो जैसे ही हम किसी न्यूट्रल बॉडी को लाएंगे, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा मैं इसको बनाने की कोशिश करूं अच्छे से।
तो गाइज ये इस जगह चिपका रहेगा, लगभग इस जगह चिपका रहेगा, ऐसे रहेगा, पास रहेगा। मतलब आप कह सकते हो हियर नो डाइवर्जेंस, कोई फैलाव नहीं होगा इसमें। अब बोलोगे सर फैलाव कैसे होती है वो भी बता दो आप। तो न्यूट्रल बॉडी के वजह से कुछ भी फैलाव नहीं होगा, लेकिन जैसे गाइज आप इस पे है ना पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई नेगेटिव चार्ज डालोगे, टच करोगे या जो भी हो पास में रखोगे, बिना टच करे भी रखोगे, तो इंडक्शन प्रोसेस से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। विदाउट टचिंग है गाइस, टच करोगे तो पॉजिटिव चली जाएगी, लेकिन टच नहीं करो तो आप क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और नेगेटिव चार्ज इस पर क्या हो जाएगी, स्प्रेड कर जाएगी। नेगेटिव चार्ज इस पर क्या हो जाएगी, स्प्रेड कर जाएगी। नेगेटिव इस पर भी स्प्रेड कर जाएगी, नेगेटिव इस पर भी स्प्रेड कर जाएगी। तो क्या गाइस दोनों के बीच रिपल्सन लगने की वजह से क्या ये डाइवर्ज करेगा, फैलेगा? बोलोगे हाँ रिपल्सन करेगा। सो हियर देयर इज डाइवर्जेंस। तो गाइज यही बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस जब भी होता है ना गाइज, तो कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होती है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ इंड्यूस क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव स्प्रेड कर जाएगा दोनों सरफेस पर, जिसके वजह से रिपल्सन होगा और वो डाइवर्ज कर जाएगा। सो क्लियर चीज है कि डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीफ एंड ब्रास स्ट्रिप, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स द चार्ज। सो दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ भी खास नहीं है इसमें, जहां कहीं भी फैल रही चार्जेस है ही। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि चार्ज कौन सी है? ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज कैसे होगा? तो गाइस इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना है, समझिए। सबसे पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, चार्ज द गोल्ड लीफ बाय पॉजिटिव चार्ज। किसी पॉजिटिव चार्ज से, किसी नॉन चार्ज से आप उसे एक बार चार्ज कर लो। जैसे नेगेटिव यहां लगा दो, पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगी और फिर इस पे चार्ज हो गई। ठीक है गाइस, चलिए सबसे पहले इसको चार्ज कर लो। अब चार्ज करने के बाद गाइस समझना अच्छे से, इसको फील करना। पॉजिटिव चार्ज है गाइस, ठीक है। अब ये पहले से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही तुम यहां पे कोई निगेटिव वाला लाओगे, टच नहीं करना है, बिना टच किए हुए निगेटिव वाला लाओगे, तो इस पर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव। पहले से कौन सी थी, पॉजिटिव, अब फिर से पॉजिटिव आ जाएगी, तो क्या ये और ज्यादा फैलेगा गाइस? यस। अब बोलोगे सर ये मोर डाइवर्जेंस। तो गाइस इससे ये पता पड़ जाएगा कि पहले से मैंने पॉजिटिव चार्ज किया है और फैल रहा है। इसका क्या मतलब कि बगल वाला चार्ज कौन सा है गाइस? टच नहीं किया तब की मैं बात कर रहा हूं। बगल वाला चार्ज कौन सा है, निगेटिव होगी, क्योंकि निगेटिव होगी तभी तो फिर पॉजिटिव इंड्यूस होगा और इंड्यूस होने की वजह से ये फैलेगी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अब बोलोगे सर अगर टच करेंगे तब, तो गाइस जैसे ही तुम टच करोगे तो उल्टा बिहेवियर हो जाएगा। बड़ी कमाल की चीज है इसमें। आइडेंटिफिकेशन में ये चीज ध्यान देना है कि आप टच करके चेक कर रहे हो या फिर दूर रख करके। गाइस दूर रख करके चेक करोगे तो उल्टा होगी, है ना। अगर वो फैल गया, पॉजिटिव चार्ज अगर फैल गया तो तुम्हारा चार्ज निगेटिव है। अगर तूने टच कर लिया गलती से भी, गाइस ये तो हो गया सिंपल तरीके से। और अगर गाइस इसमें हम टच कर लें, अगर हम इसमें टच कर लें और ऑलरेडी ये निगेटिव चार्ज है, टच कर लेंगे तो क्या होगी, जो पहले से पॉजिटिव चार्ज है वो और कम हो जाएगी गाइस। कम होकर के धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये कम डाइवर्ज हो जाएगी, है ना। इसको कह सकते हो कन्वर्ज कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, कन्वर्जेंस। तो ऐसे केस में गाइस ये कौन सी चार्ज हो जाएगी, निगेटिव। क्लियर है गाइस? तो ध्यान इस बात का रखना है कि आप टच करके कर रहे हो कि टच करके कर रहे हो या फिर दूर रख के कर रहे हो। तो दोनों में दो बातें हैं, लेकिन तब भी आप पता लगा लोगे। ठीक है, बस टच कर दिए तो बस सोच लेना कि टच करने से डाइवर्जेंस कम हो जा रही है, पक्का निगेटिव होगा। दूर रखने से डाइवर्जेंस बढ़ जा रही है तो पक्का इस पे पॉजिटिव आई होगी, पॉजिटिव इंडक्शन से आई होगी, मतलब उस पे क्या रही होगी, निगेटिव। तब भी तो पता लगा सकते हो। तो इसी तरह से उल्टा भी कर लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। तो कुछ भी खास नहीं है गाइस, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, लेकिन आप पूरी डिटेल जान गए तो आपको बहुत मजा आएगा इसके बारे में। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज?
तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग समझ गए। अब इसमें एक दो सवाल आता है गाइज जो कि बड़ी शानदार सवाल है कि अगर हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है और फोयल है, इस पे मैं एक्सरे डालूं तो क्या होगा। बड़ा ही कमाल का डिस्कशन वहां पे होता है, ठीक है। और एक्सरे डालेंगे और पूरे अंदर में एयर है तो क्या होगा, वैक्यूम है तो क्या होगा, ये पूरी फुल डिस्कशन मैं अभी कर देता हूं इस पे, ठीक है गाइस। पहले आप इसको कॉपी कीजिए, तो अभी जो डिस्कशन करने वाले बहुत ही शानदार करने वाले हैं, तो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। कॉपी कीजिए। चलिए गाइस, तो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरे ऑन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। या गोल्ड लीफ्स की बात करते हैं केवल, ठीक है। तो समझते हैं इसको अच्छे से कि क्या होने वाला है। तो गाइस दो केस में हम लोग करेंगे इस पूरा बहस। अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर कोई भी मीडियम ना हो, मतलब वैक्यूम हो, ठीक है, तो दो केस में, केस वन करते हैं, इफ देयर इज नो मीडियम इनसाइड द इलेक्ट्रोस्कोप, यानी देयर इज वैक्यूम। क्लियर है गाइज। तो ऐसे केस में क्या होगा, और एक्सरे डालेंगे तो क्या होगा गाइज, समझने की कोशिश करते हैं। यही सिचुएशन है गाइज, और इस पे हमने एक्सरे डाल दिया, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी मेटालिक सरफेस पे पड़ती है तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। वहां पे गाइज कोई जरूरी नहीं है कि एकदम लाइट ही पड़ रही है, तो लाइट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं गाइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे पार्ट्स हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम लाइट पड़ रही है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रही है, उसके आगे पीछे की जो रेडिएशन होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है। सो जैसे आप एक्सरे डालें तो इस वाले मेटल्स के सरफेस से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे। मीडियम में तो कुछ है ही नहीं गाइज। अब समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, क्योंकि किसी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएगा तो कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी। अगर गाइज ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गई तो ये फैलना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैलना। जब कभी ये क्या है, न्यूट्रल है तब, ठीक है। तो यहाँ पे बात लिखेंगे बस सिंपल सा, ड्यू टू एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट्स from the leaves, so leaves get positive charged। इतना तो पता है, ये हो जाएगी। अब इसके वजह से क्या कंसिक्वेंसेस निकलते हैं, क्या परिणाम होगा इस पे, उस पे अपन चर्चा करते हैं थोड़ा सा। मान लो इसमें ऐसा है, इफ lips are already positively charged, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इफ लिप्स आर ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज, तो गाइज एक्सरे के डालने से क्या होगा, क्या हो जाएगा, सोचो। पहले से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और आप एक्सरे डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव, तो और फैलेगा। सो डाइवर्जेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डाइवर्जेंस इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा गाइज ऐसा भी तो हो सकता है, इफ लिप्स आर ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, समझना कि सबसे पहले डाइवर्जेंस क्या होगा गाइज, सोचो, डाइवर्जेंस डेफिनेटली कम होगा। क्यों, क्योंकि अरे भाई पहले से निगेटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव आ रही है तो पहले वाले निगेटिव को खाना चालू करेगा, खाते 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 पूरे को खा जाएगा, पूरे को खा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस, देन कोलैप्स, एंड फाइनली
डाइवर्जेंस इंक्रीजेज। ये कमाल की बात है गाइज, पहले डाइवर्जेंस क्या होगी गाइज, डिक्रीज करेगी। मैं लिख देता हूं पूरा, पहले डाइवर्जेंस क्या होती है, डिक्रीज करती है, और लास्ट में डाइवर्जेंस क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये क्या मैंने बात बोल दिया भाई, समझो अच्छे से। पहले क्या था, निगेटिव, अब क्या हो गया है, पॉजिटिव आने लगा है एक्चुअली। तो निगेटिव पॉजिटिव को खाते खाते धीरे धीरे वो खत्म होते 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 एक समय में ऐसा हो जाएगा कि जितनी पहले निगेटिव थी उतनी पॉजिटिव आ गई, खत्म, कोलैप्स, ऐसे कोलैप्स करना। लेकिन गाइज एक्सरे तो उस पर पड़ ही रहा है ना अभी, तो फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी चालू है, इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू कर रहा है, तो क्या होगा, अभी भी इलेक्ट्रॉन निकलना चालू, तो अब धीरे धीरे वो पॉजिटिव चार्ज अब एक्स्ट्रा होने लगेगी, धीरे धीरे फैलने लगेगी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? सो दिस इज क्वाइट इजी। अब आगे बढ़ते हैं। इफ लिप्स आर न्यूट्रल, सोचो ये क्या होगा, अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा। न्यूट्रल है तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, फिर फैलेगा, तो इसमें कुछ इशू ही नहीं है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस का क्या हालचाल होगा गाइज, डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? इतनी बातें तो क्लियर हो गई, लेकिन ये सारे केस किसके अंदर कर रहे थे गाइज, जब कोई मीडियम नहीं थी तब की कहानी थी। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें बन सकते थे। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? अब केस 2 करते हैं, वो ज्यादा मजेदार है। If there is medium, in fact air, ना, inside the electroscope, तब क्या होगा गाइज, तब क्या होगा गाइज? इस केस में अंदर में जब एयर होती है ना, अंदर में जब एयर होती है तो एयर का एरिया तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बड़ा एरिया है, बड़ा दायरा है उसका, और प्लेट्स तो काफ़ी छोटी है। प्लेट्स एयर के कंपेयर में तो देखा जाए एकदम लल्लू जैसा है ना, मुन्नू चुन्नू है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप एक्सरे डालोगे तो एयर, एक्सरे के डालने से एयर आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज समझते हो, मतलब उसके जो आयंस है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल बाहर होते हैं, तो पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस वो क्रिएट हो जाते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं। तो क्या जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाएंगे तो उस केस में कोई छोटी सी पॉजिटिव या छोटी सी नेगेटिव का क्या कोई एग्जिस्टेंस होगा? छोटी भी नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव या नेगेटिव का इतना ना भंडार है उसमें कि वो नेगेटिव होगी छोटी सी तो पॉजिटिव वाला उसको क्या कर लेगा, अपने में संभाल लेगा, या पहले से अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला उसको मैनेज कर लेगा। यानी कुल मिलाकर के इस पर कोई मतलब स्पेसिफिक चार्ज हमें दिखाई देगा नहीं। अगर पॉजिटिव होगा तो इतना एटमॉस्फेयर में नेगेटिव है कि वो उसको कैंसिल कर देगा, यानी पूरा सिस्टम ही एक न्यूट्रल सिस्टम की तरह दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लार्ज मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो गए हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। क्या क्लियर है? तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, सो गोल्ड लीफ विल कोलैप्स। कोई मैटर ही नहीं करता है कि उस पर कौन सी चार्ज है। ठीक है, सो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस भी लिख देता हूं, are created, so gold leaves will collapse whether it is positively charged और negatively charged। ठीक है गाइस, और न्यूट्रल रहता तो न्यूट्रल में तो अपने आप वो कोलैप्स ही रहता है, उसमें क्या क्वेश्चन करना है। तो क्या मेरी बातें पूरी अच्छे से क्लियर हो गई? तो एक बढ़िया कंसेप्ट होता है इसमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में। तो होपफुली गाइज आज का वीडियो सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी शानदार लगा होगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में आपको बहुत छोटी छोटी नॉलेज मैंने देने की कोशिश करी है। तो गाइज अब हम लोग मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक इसका, और इसी का जो हार्ट है उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसमें कई एक पॉइंट्स मैं बताऊंगा और जो काफ़ी शानदार होगा, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे गाइज, बहुत ही शानदार होगा। तो गाइज कमिंग वीडियो सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, और क्या पढ़ने वाला है गाइज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो मिलते हैं गाइज जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।